हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 1 अगस्त टू 12 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SC/ST रिजर्वेशन आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। आप सभी ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को सुना ही होगा। तो क्या है, 1 अगस्त को कुछ भी ऐसा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट कोई भी एडिटोरियल नहीं था, तो इसलिए हम 2 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 अगस्त को द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल था, आइडेंटिफाइंग द क्रीमी लेयर मॉडल ऑफ OBC रिजर्वेशन। तो आप पहले इसको यहीं पर समझ लो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो SC/ST को रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसमें भी सब क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वंचित वर्ग है जिन्हें सच में उनका बेनिफिट मिलना चाहिए रिजर्वेशन का, वो उनको नहीं मिल रहा है। जो क्रीमी लेयर है वो ही इसका बेनिफिट उठा पा रही है। तो इसलिए रिजर्वेशन में भी, उसमें SC/ST रिजर्वेशन में भी सब क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता है। तो वही है इस पूरे एडिटोरियल का जो सार है, समरी है। अब देखो मुद्दा क्या है, उसको डिटेल से समझते हैं। गुरुवार अगस्त बहुमत वाले फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकृत करने का अधिकार है। तो हमने जिस तरह से जुलाई करंट अफेयर्स को कंप्लीट करा, उसी तरह से हम यहाँ भी करेंगे। तो इस न्यूज का हम यूज कहाँ पर करेंगे, GS2 पॉलिटी में, क्योंकि 2014 में PYQ आया था। आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए भारत एक उन्नतिशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करे एक उच्च अग्रलक्षी प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों की प्राप्ति के लिए हाल के समय में न्यायिक सक्रियवाद द्वारा निभाई गई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो देखो, हाल के समय में यानी हमें रिसेंट के एग्जाम्पल बताने होंगे किससे रिलेटेड, जुडिशियल एक्टिविज्म। ये UPSC की थीम है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो हमारे पास इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन आते जाएंगी, तो एक साल में मटेरियल इतना इकट्ठा हो जाएगा इस आंसर को लिखने के जितनी नीड हो। तो कहाँ अपने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो हमारे प्रियम्बल का जो आधार है, आधारिक संरचना। तो हमने इस पर मॉडल क्वेश्चन बनाया है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना कि राज्यों को राष्ट्रपति की सूची में अधिसूचित अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक रोजगार और शिक्षा में अधिक तरजीह उपचार प्रदान करने के लिए उपवर्गीकरण करने का अधिकार है। इस विषय में जुड़े सभी पहलुओं की विवेचना कीजिए। तो क्या निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन था कि उपवर्गीकरण की संवैधानिक आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा है कि यदि घटकों की सामाजिक स्थिति तुलनीय नहीं है तो वास्तविक समानता सुनिश्चित करने के लिए वर्ग के भीतर सब क्लासिफिकेशन एक संवैधानिक आवश्यकता है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के 2004 के EV चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट देता है, जिससे कहा गया था कि SC/ST सूची एक समरूप समूह है जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ही ये निर्णय लिया था कि इसमें सब क्लासिफिकेशन करने की नीड नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको चेंज कर दिया है 2024 में अपने ही डिसीजन को। तो ऐसे आपने सुना हो, आया था जैसे स्वीकारोक्ति का साहस और सुधार करने की निष्ठा सफलता के 2 मंत्र है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन, उन्होंने अपनी इस वाले निर्णय को स्वीकार किया कि इसमें थोड़ा उनसे मतलब गलती है, लेकिन समय की जो आवश्यकता है कि यहाँ पर भी सब क्लासिफिकेशन किया जाए जिससे वंचित वर्ग को इसका बेनिफिट हो। और हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रेम्बल है हमारा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करना, तो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार क्या है, संवैधानिक वैधता। न्यायालय ने इस निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(5) के तहत वैध ठहराया है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान करने की अनुमति देते हैं। वास्तविक समानता का उद्देश्य, इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ उन समूहों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, और इस प्रकार वास्तविक समानता को बढ़ावा मिलेगा। अर्थात भले ही राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इस जड़ से हम संविधान में दिए गए अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो होता है ना वोट बैंक की राजनीति, तो राजनीतिक दल क्या पता अपने अकॉर्डिंग इसका सब क्लासिफिकेशन कर ले। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं, जैसे राज्य को यह साबित करना होगा कि उपवर्गीकरण की आवश्यकता है, राज्यों को अपने दावा को समर्थन करने के लिए अनुभाविक साक्ष्य प्रदान करना होगा, राज्यों को उप समूहों को वर्गीकरण करने के लिए तर्क संगत आधार देना होगा, उपवर्गीकरण के लिए राज्यों को द्वारा दिए गए कारणों को अदालत समीक्षा की जा सकती है। अगर राजनीतिक दल इसका गलत उपयोग करते हैं वोट बैंक की राजनीति के लिए, तो न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है। अब हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं, जैसे क्या लिखेंगे हम इसका लास्ट में कंक्लूजन लिखते टाइम
कि यह फैसला सकारात्मक भेदभाव की नीति को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है, जिससे समाज में वंचित वर्गों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि इस फैसले को राजनीतिकरण हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उपवर्गों का निर्माण कर सकते हैं। अब आपने इस न्यूज को समझ लिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सब कुछ जान लिया है। अब देखो इसका किन किन एसओ में भी और यूज हो सकता है। 1999 में ये एसए आया था, रिजर्वेशन पॉलिटिक्स एंड एम्पावरमेंट। 2005 में जस्टिस मच रीच द पुअर, जो जस्टिस है वो गरीबों तक पहुंचना चाहिए। इसी तरह से एसए आया था 2020 में, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस मीनिंगलेस। यानी अगर आर्थिक समृद्धि होती रहे लेकिन सामाजिक न्याय है वो सुनिश्चित ही नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जो आर्थिक जो ग्रोथ हो रही है वो मीनिंगलेस है। ऐसे ही एससी 22 में यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय था, जो उन्होंने अपने 2004 में ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य फैसले में लिया था, उन्होंने इसको 2024 में बदल दिया है। तो हम सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से कह सकते हैं कि हम उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते हैं, जिसकी हमें अब वर्तमान में आवश्यकता है, उसकी तरफ ही हम अपने कदम बढ़ा रहे हैं।